So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally, we are back with the Agatantra series. इस सीरीज में हम लोग ने चैप्टर नंबर 16 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 17 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कोर्ट ऑफ लॉ, क्रिमिनल कोड्स एंड लीगल प्रोसीजर्स इन इंडिया के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपने आज से पहले कभी मतलब बस सुनी थी। आज उसी सारी चीजों को आप पढ़ रहे होंगे और ऐसा लगेगा कि हम लोग अगतंत्र नहीं, आज हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नई-नई जानने को मिलेंगी। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बस ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए। देखो, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इंडिया में कितने तरीके के कोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो यही अपना टॉपिक आ जाता है, द इंडियन कोर्ट सिस्टम। इंडिया में किस तरीके से कोर्ट का सिस्टम है, उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। तो देखो, जो कोर्ट होता है वो एक बॉडी होती है, रिसाइड्स ओवर बाय अ जजेस और मैजिस्ट्रेट एक्टिंग एज ट्रिब्यूनल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन आ गई कि हाँ, ये डेफिनेशन होती है कोर्ट की। अगर कोर्ट का कभी पूछा जाए या लिखने को आया आपके एग्जाम में, तो ये आप लिखेंगे। तो कि डिफाइनिंग टर्म्स क्या होता है, जुडिशरी। जुडिशरी वो सिस्टम होती है कोर्ट की दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ। एक वेन्यू होता है, वेन्यू क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पे कोर्ट बैठता है। एक कोर्ट रूम होता है, वो कोर्ट रूम क्या होता है कि एक रूम होता है वेयर प्रोसीडिंग्स अकर्स, कि हाँ, वहाँ पे केस की सुनवाई होगी। आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ लॉ आर ऑफ टू टाइप। देखो, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल आपने बहुत सुना होगा कि सिविल के कोर्ट में एक मामला है, ये क्रिमिनल कोर्ट का है। आप सिविल लॉयर हैं, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज इनटू फोर लेवल। क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों कोर्ट, क्योंकि ये चार कोर्ट ही हमारी जो इंडिया है, इंडिया में लॉ को रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, कि कहीं कोई लॉ को तोड़ रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, क्या चीजें देनी है, यही अपने कोर्ट्स देते हैं। द जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड लोक अदालत। अगर विलेज लेवल की बात करें तो लोक अदालत एट विलेज एंड पंचायत लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन मतलब ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात। ईच हेयरिंग देयर रिस्पेक्टिव केस टाइप। तो जो भी केस जिस भी टाइप के कोर्ट में जाने के लिए क्या पे वो होगा, तो वो उसी कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि हाँ, ये चार टाइप के कोर्ट होते हैं हमारे में। तो सबसे पहले तो देखो, ऊपर सबसे एपेक्स कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो कभी-कभी आपने देखा होगा कहीं-कहीं पे लिखा होता है द एपेक्स कोर्ट का हमारा ये डिसीजन है। एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इन इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। सबसे टॉप की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है, एपेक्स पे होती है। सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में है ये। इट केम इनटू पावर ऑन 28th of January 1950। ठीक है, 1950, 2 days आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में, सबको पता है ना, ये चीज तो नहीं बोले ना, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब इफेक्ट में आया था, तो उसके 2 दिन बाद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी बनाई गई थी, पावर में आया था। The Chief Justice of India and 25 other judges appointed directly by President make up the court। प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 25 अदर जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करता है, और वो कोर्ट बनाता है जिसका नाम होता है अपना द एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है ये। अब इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। कोई भी अगर अपील करना है, तुम हाईएस्ट लेवल पे भी जाके कहीं किसी को करना है, तो इसी कोर्ट में होगी वो सुनवाई। एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि यही एमसीक्यू में आया है, तो आप इसे गलत मत करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होता है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बिकेम ब्लाइंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन इंडिया। कोई अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया,
तो वो अब कोई नहीं बदल सकता, ठीक है? वो सारे कोर्ट के फैसलों से ऊपर हो जाता है। ओरिजिनल jurisdiction, extensive original jurisdiction for the protection of fundamental right of citizen. It also settles dispute between various governments in the country. ठीक है, तो बड़े-बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी जो केसेस होते हैं उसको ये सॉल्व कर रहा होता है। तो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, तो देखो हाई कोर्ट होता है हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट, ठीक है? वर्किंग अंडर द सुप्रीम कोर्ट और हैज़ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मतलब केसेस ब्रॉट डायरेक्टली कुछ, मतलब ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट इसमें केसेस लाए जा सकते हैं, लाए जाते हैं। और एपिलेट जुरिसडिक्शन कि मतलब लोअर कोर्ट में कोई ऐसे सुनवाई हुई, वहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिला तो यहाँ पे अपील कर सकता है वो, तो एपिलेट जुरिसडिक्शन बोलते हैं इसे। तो 2 टाइप के यहाँ पे जुरिसडिक्शन होते हैं, ओरिजिनल और एपिलेट। एंड क्रिमिनल अपील्स इंक्लूडिंग केसेस ऑन पेटेंट, सक्सेशन, लैंड एक्विजिशन एंड इंसॉल्वेंसी। डेथ सेंटेंस पास्ड बाय सेशन कोर्ट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, मतलब जो इससे नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, अगर उन्होंने किसी इंसान को डेथ सेंटेंस सुनाई है, मृत्युदंड दिया है, तो सबसे पहले हाई कोर्ट उसे कंफर्म करता है, तब जाके वो एग्जीक्यूशन में आता है। इवन इफ अक्यूज डज नॉट अपील, अक्यूज ने अपील नहीं करा, तब भी हाई कोर्ट से एक परमिशन लेनी होती है कि हाँ, इस इंसान को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, तो आप अपनी सहमति दें। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो उससे नीचे वाले कोर्ट होते हैं, लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, प्रिसाइड्स ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज फॉर सिविल केसेस, सेशन जज फॉर क्रिमिनल केसेस। ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट आ जाती है डायरेक्ट कि सिविल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन जज। कैन पास एनी सेंटेंस authorized by law, but a death sentence must be confirmed by the high court, जो कि अभी हम लोग ने देखा। एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, मतलब डेथ को छोड़ के वो बाकी कोई भी टाइप की सेंटेंस पास कर सकता है, लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर, ठीक है? ये इनको, इनके अलावा कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। फिर आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुवेनाइल कोड एंड सेंटेंसेस। तो देखो, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की बात करें तो उसमें 4 आते हैं। पहला तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और जुवेनाइल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है? कैन पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, imprisonment up to 7 year, fine or without limit. First class magistrate tries all cases except murder, rape and miscarriage. Refer to session court. Single offense up to 3 years imprisonment or fine up to 10,000. Second class magistrate not empowered to try offenses over 1 year imprisonment. Single offense up to 1 year, fine up to 5,000। तो ये देखो, बहुत सारा ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है डेथ को छोड़ के, ठीक है? फर्स्ट क्लास होता है, वो हर तरीके के केसेस को देख सकता है और 10,000 तक का फाइन और 3 साल तक की सजा ऑफर कर सकता है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा, 5,000 जुर्माना, इतना दे सकता है। जुवेनाइल मजिस्ट्रेट ये उन लोगों के लिए होता है जो कि बच्चे होते हैं, बच्चों ने कोई करा होता है, जो माइनर्स होते हैं, उन्होंने अगर कोई क्राइम करा है, उनको यहाँ पे सुनवाई करी जाती है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स बॉयज़ बिलो 16 और गर्ल्स बिलो 18, तो वो जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स आते हैं, अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960 फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, fine, 40 forfeiture of property and treatment rehabilitation of youthful offenders. Revenue Code deal with land revenue cases. The highest is the Board of Revenue, followed by commissioners, collectors and तहसीलदार्स। इनके नीचे नीचे ये आते रहते हैं। हर एक लाइन इस पीडीएफ की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन आप छोड़िएगा मत, ठीक है? फिर आता है इनक्वेस्ट। तो ये हम लोग ने कोर्ट्स के बारे में देख लिया कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 4 टाइप के कोर्ट होते हैं। पहले तो सिविल और क्रिमिनल देखा, फिर क्रिमिनल के बाद ये 4 टाइप के देखा, सुप्रीम, हाई, सेशन और मजिस्ट्रेट।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और डिटेल में देखा, फिर हाई कोर्ट डिटेल में देखा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट देखा, फिर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स के बारे में देखा कि 4 होते हैं, किसका क्या पावर होता है, कितने टाइम की सज़ा और कितना जुर्माना दे सकता है कोई, और जुवेनाइल का क्या काम होता है। इंक्वेस्ट चीज़ आती है, तो इंक्वेस्ट क्या होता है? तो इंक्वेस्ट एक लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जो ये पक्का करने के लिए कि डेथ कब हुई है, और अगर हुई है, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुई है, तो कैसे हुई है, ये सारी फैक्ट्स को पता करने के लिए इंक्वेस्ट होता है। इट इज़ कंडक्टेड इन केस ऑफ सडन डेथ, सुसाइड, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, डेथ फ्रॉम एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ड्रग की जो दिक्कतें हुई है उसकी वजह से, अनएक्सप्लेन्ड डेथ, और डेथ फ्रॉम बर्न्स और फॉल, डेथ अंडर द एनेस्थीसिया और ऑन ऑपरेशन टेबल, एलिजेड मेडिकल नेग्लिजेंस, डाउरी डेथ एंड डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिजीज। तो इन सारी चीज़ों में इंक्वेस्ट करा जाता है। तो देखो, अब इंक्वेस्ट की बात करें तो इंक्वेस्ट जनरली 2 टाइप के होते हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। और भी टाइप के होते हैं, बट मेनली ये 2 टाइप के होते हैं। तो पुलिस इंक्वेस्ट क्या होता है? हेल्ड अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी बाय पुलिस ऑफिसर। इसमें पुलिस ऑफिसर आता है, वो इंक्वायरी करता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर हेड कांस्टेबल। तो सीनियर हेड कांस्टेबल से नीचे वाले नहीं होंगे, उससे ऊपर वाले होंगे। एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी, प्लेस, टाइम एंड अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट इज नोन एज पंचनामा। तो वो पंचनामा तैयार करता है। मैजिस्ट्रेट कंडक्टेड अंडर 176 सीआरपीसी। तो 174 पुलिस इंक्वेस्ट, 176 मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाय डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट ही इंक्वेस्ट देगा, ठीक है। नॉट हेल्ड रूटीनली, मतलब ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं कराया जाता। यूज फॉर डेथ इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई कहीं ऐसी डेथ हो गई, कोई इंसान था पुलिस कस्टडी के अंदर, उसकी डेथ हो गई, प्रिजन के अंदर डेथ हो गई, पुलिस फायरिंग की वजह से डेथ हो गई, ठीक है, या फिर और भी सारी दिक्कतें होती हैं एग्जीमिनेशन की वजह से, या फिर डाउरी डेथ की वजह से, तो वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वहाँ पे आता है, मजिस्ट्रेट अपना इंक्वायरी करता है। अदर टाइप है कोरोनल इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम एंड प्रोक्यूरेटर फिजिकल आर अदर इंक्वेस्ट टाइप्स फाउंड इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। तो ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है एविडेंस। देखो 2022 के पेपर में एविडेंस आया था, 5 नंबर में था कि 10 नंबर था, पता नहीं, मतलब एक छोटा-सा पार्ट आया था। एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, शायद उसी में था ये। तो एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस जो हम बातों से बताएँ कि हाँ, बोल दिया किसी ने, जो विटनेस था उसने बोल दिया, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेज़ेंट था, उसने देखी चीज़ें, उसने सुनी और उसे फैक्ट्स पता है, तो उसने नॉर्मली ओरली बता दिया। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स एज़ इट एडमिस्ट फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो ओरल एविडेंस, इफ ओरल एविडेंस रिफर्स टू अ मटेरियल थिंग, कि कोई ब्लड स्टेन्ड वेपन है, द कोर्ट में रिक्वायर इट्स प्रोडक्शन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब उसे इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्राइजेस ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर कोर्ट इंस्पेक्शन फॉर मेडिकल jurist. This includes certificate of death, ill health and insanity, medico लीगल रिपोर्ट्स। मतलब कोई सर्टिफिकेट ऑफ डेथ है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो ये पक्का कर रहा है कि वो सामने वाला इंसान पागल था जिसने करा है, या फिर मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं, जैसे असॉल्ट या मर्डर केस जो कि ऑटोप्सी के बाद बनती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप अपनी भाषा में और इसे बना-बना के चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आता है विटनेस। तो विटनेस देखो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन विटनेस और एक होता है एक्सपर्ट विटनेस। विटनेस जिसने चीज़ें देखी हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, वो होता है विटनेस। A witness is a person who gives sworn evidence in the court regarding the fact or inter inferences drawn from them. Witness are of 2 types. Common witness testifies to the fact are actually observed, what he saw or heard, जो भी उसने देखा, जो भी सुना, cannot draw inference or volunteer opinion. A medical man act as common witness when testifying the wound size, blood stains, body circumstances or the actual cause of death. ठीक है,
और एक्सपर्ट एविडेंस की कोई किसी मतलब कोई किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है, वो विटनेस बनता है तो उसे एक्सपर्ट विटनेस बोलते हैं। अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है, ये सारे लोग स्पेशली स्किल्ड लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट विटनेस बनते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट इन टॉक्सिकोलॉजी, obstetrics, insanity, wound interpretation act as interpreters of fact. A hostile witness willfully conceal truth or give false evidence. ठीक है, तो ये चीजें आती हैं कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, जो कि झूठ बोल रहा है या फिर सच पूरा पूरा नहीं बता रहा है किसी के डराने धमकाने की वजह से। कोर्ट प्रोसीजर, समन, ओथ, प्रिजुरी और डाइंग स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो सपनियाँ या फिर समन जो वो होता है सपनियाँ, तो मेनली क्या होता है कि कोर्ट जब भी किसी को बुलाता है तो उसे हम लोग समन बोलते हैं कि इस वाले कोर्ट का समन आया है हमें। ठीक है, और डॉक्यूमेंट कंपेलिंग विटनेस अटेंडेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम प्लेस अंडर पेनल्टी। इन सिविल केस नॉन कंप्लाइंसेस में रिजल्ट इन डैमेज और फाइन। इन क्रिमिनल केसेस फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट में बी ऑर्डर्ड। और प्रायोरिटी गिव्स टू क्रिमिनल के कोर्ट इफ समन टू कोर्ट। मतलब ऐसा है कि अगर दो कोर्ट से एक साथ समन आया है तो प्रायोरिटी कहाँ देंगे, प्रायोरिटी देंगे क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में पहले जाएंगे और जो भी दूसरा वाला कोर्ट है उसको बता देंगे कि हाँ आज हमारे पास दो कोर्ट की समन आया था जिसमें से इस वाले कोर्ट के पास जा रहे हैं क्योंकि ये क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, बताना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऐसे चले गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं समन का बाद। कंडक्ट मनी, तो कंडक्ट मनी क्या होता है, सिविल केसेस में एक फी कवरिंग कोर्ट अटेंडेंट एक्सपेंसेस पेड व्हेन द समन इज सर्व्ड। तो जब भी किसी को बुलाया जाता है तो उसके आने का खर्चा, अटेंड करने का खर्चा जो भी उसका हुआ होता है तो वो दिया जाता है, उसे हम लोग कंडक्ट मनी कहते हैं। क्रिमिनल केसेस में फी पेड नहीं होती, अटेंडेंट इज रिक्वायर्ड इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, कि भलाई के लिए वो आए। फिर आता है ओथ एंड प्रीज्यूरी, बिफोर द गिविंग एविडेंस। जो विटनेस होता है वो शपथ लेता है कि वो सच बोलेगा। ठीक है, द वो द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। Atheists make solemn affirmation under section 193. Knowingly making a false statement after oath constitutes perjury. ठीक है, फिर डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जरूर याद करके जाइएगा। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। कोई भी जैसे पेशेंट आया, वो मरने वाला है, अब मरने वाला है लेकिन पता चल गया अब डॉक्टर को, तो डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, मजिस्ट्रेट आ सकता है उसके मरने से पहले, तो मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड करता है उसकी बातें तो उसका हम लोग डाइंग डिपोजिशन बोल देते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर दे, अगर वो मरने वाला है तुरंत, ऐसे जैसे डाउरी के केसेस में विमेन को जला दिया जाता है और अगर वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो नहीं बच सकती, तो जो डॉक्टर होता है या फिर वहाँ पे प्रेजेंट कोई भी मेडिकल स्टाफ होता है वो लिखता है उसकी बातें, उसकी जो भी चीज़ें उसने बोली हैं, क्योंकि मरने से पहले कोई झूठ क्यों ही बोलेगा सोच के चीज़ें लिखी जाती हैं। और जो भी उसकी बातें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। अगर जो भी पेशेंट है वो मरने वाला है ये पता चल गया और उस लेकिन मरने में भी उसे टाइम है, तो मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है तुरंत और जो भी उसकी बातें होती हैं वो लिखवाई जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइंग डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन इसको ऐसे याद करिए, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट कर दिया कि हाँ कोर्ट मजिस्ट्रेट को डिपॉजिट कर दिया। डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दिया, सबको डिक्लेयर कर दिया, एनीवन। ठीक है, ओथ इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती और इसमें ओथ रिक्वायर होती है। लीगल वैल्यू इसकी कम होती है, जाहिर सी बात है कोई मजिस्ट्रेट आया है वो करेगा तो ज़्यादा। एविडेंस टाइप डॉक्यूमेंट्री और इसमें ओरल होता है। अक्यूज्ड प्रेजेंट नॉट रिक्वायर्ड और इसमें रिक्वायर्ड। A dying declaration is considered credible under Section 32 IEA Indian Evidence Act.
बेस्ड ऑन द बिलीव दैट अ पर्सन अबाउट टू डाई डज नॉट लाइक। इस उसमें कि कोई मरने वाला तो क्यों ही लाई करेगा, इस भरोसे पे चीजें क्रेडिबल मानी जाती हैं। अ डाइंग डिपोजिशन कैरीज मोर लीगल वेट एज इट इज रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट विद द अक्यूज्ड प्रेजेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक स्टार टॉपिक आता है इस चैप्टर का, तो ये आप अच्छे से याद करिएगा। फिर आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड कंडक्ट मेडिकल प्रोफेशनल। तो देखो, जो भी एग्जामिनर इन चीफ है, क्वेश्चन बाय counsel for the side on which the witness appears to present all principal facts, answer of often yes or no। ठीक है, जो भी आंसर होंगे वो यस और नो में देना होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है कि जो भी उसने चीजें बताई उसको वीक करने के लिए, ठीक है, अपोजिंग काउंसिल क्वेश्चंस टू वीकन एविडेंस, एक्सपोज इनएक्यूरेसी, जो भी इनएक्यूरेसी थी उनको खत्म करने के लिए और कॉन्ट्राइंडिकेशन को खत्म करने के लिए लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। और री एग्जामिनेशन होता है, काउंसिल ऑफ ओन साइड एक्सप्लेन्स अपेरेंट इनएक्यूरेसीज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, नो न्यू मैटर विदाउट द जज कंसेंट। ठीक है, री एग्जामिनेशन से बोलते हैं। तो ये विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। The judge and jury may question witness at any stage to clear ambiguous points. A medical witness is generally allowed to be present throughout the case। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी चीजें। कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल कोर्ट, देखो सबसे पहले तो कोर्ट जाओ, पंचुअली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम से अपना जाओ, जब भी बुलाया है उसने वहां जाके हमेशा सच ही बोलो, किसी की साइड मत लो, और ना प्रोसिक्यूशन की ना ही डिफेंस की। स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, ऑडिबली बोलो, और ऐसे बोलो कि सामने वाले को समझ आए। और कोई भी कंडीशन में अपना टेम्पर ना लूज करो, क्योंकि वो कोर्ट की जगह है, वहाँ चीजें उस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके इस चैप्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहले कोर्ट का ओवरव्यू, दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट, यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। और फिर बात है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट। फिर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, एज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। मजिस्ट्रेट, ठीक है, इंक्वेस्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, और विटनेस क्या होता है, इन तीनों के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। बाकी छोटे छोटे पॉइंट से संबंध, मतलब बुलाना, कंडक्ट बंदी, मतलब जो भी पैसा वैसा लगा है उसका वो देना। ओथ एंड प्रीजरी मतलब शपथ। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन द स्टार टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, तीन तरीके से होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। फिर कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, 5 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, अगर तंत्र में यही तो चीज़ें हैं कि अगर 5 नंबर में आता है तो आपको क्या लिखना है, आपको 3-4 पॉइंट आते होंगे, उसको आपको बढ़ा के लिखना है, कैसे लिखना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें करी जाती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान को सब कुछ आ रहा हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट आता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, धीरे धीरे करके सीरीज खत्म ही हो रही है, खत्म हो जाएगी जल्दी। और इसके बाद हम लोग शायद नई सीरीज चालू करें। कौन सी सीरीज चालू करना है आप धीरे धीरे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जैसे जैसे चीजें आएंगी उसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि रोग निदान स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करना मत भूलिएगा।